रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोस्की, बाय पुकू रीडर्स। यह कहानी बताती है कि पैसे का सुख भरा सपना किस तरह दुख भरे सपने में बदल जाता है। कड़ी मेहनत करने वाले लोगों की फिल्म कहानी इस घर से पिटे ढर्रे पर चलती है। हाल ही में शादीशुदा खुश बहुत पढ़े लिखे पति पत्नी साथ साथ किराए के मकान में रहने लगते हैं। जल्दी ही उन्हें यह लगने लगता है कि वे पैसा बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोग के साथ साथ रहने का खर्च भी लगभग उतना ही होता है जितना कि अकेले आदमी का। समस्या यह है कि जिस अपार्टमेंट में वे रहते हैं वह छोटा है। वे अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसे बचाने लगते हैं ताकि वे बच्चे पैदा कर सकें। अब उनके पास दो तनख्वाहें होती है और वे अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ने लगती है तो कैश फ्लो कुछ इस तरह हो जाता है, जो कि डायग्राम्स में चित्र द्वारा दिखाया गया है। उनके खर्च भी बढ़ने लगते हैं, जो कि कुछ इस तरह से चित्र में दिखाया जा रहा है। ज़्यादातर लोगों के लिए पहले नंबर का खर्च होता है टैक्स। कोई लोग सोचते हैं इनकम टैक्स, परंतु ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा टैक्स होता है सोशल सिक्योरिटी टैक्स। कर्मचारी को ऐसा लगता है कि सोशल सिक्योरिटी टैक्स, मेडिकेयर टैक्स को मिलाकर कुल टैक्स लगभग 7.5% के करीब होता है, परंतु हकीकत में यह 15% होता है, क्योंकि आपके बॉस को भी सोशल सिक्योरिटी की उतनी ही रकम मिलानी पड़ती है। मुद्दे की बात यह है कि यह वह पैसा है जो आपका बॉस आपको नहीं दे सकता। इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको अपने वेतन में से कटे सोशल सिक्योरिटी टैक्स की रकम पर इनकम टैक्स भी देना होता है, और यह ऐसी आमदनी होती है जो आपके पास हाथ में आई ही नहीं है, बल्कि सीधे ही सोशल सिक्योरिटी में चली गई है। फिर दायित्व बढ़ने लगते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम वापस युवा पति पत्नी की कहानी की तरफ चलें। उनकी आमदनी बढ़ने के कारण वे फैसला करते हैं कि अब वे किराए के मकान में नहीं रहेंगे, बल्कि अपने सपनों का घर खरीद लेंगे। जब वे अपने घर में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नया टैक्स का बोझ आ जाता है, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। अचानक वे अपने सपने से जागते हैं और देखते हैं कि उनके दायित्व का कॉलम बढ़ गया है। वे कर्ज में हैं और उन्हें बहुत से मॉर्टगेज ऋण और क्रेडिट कार्ड ऋण चुकाने हैं। अब वे चूहा दौड़ में फंस गए हैं। एक बच्चा पैदा हो जाता है, वे और कड़ी मेहनत करते हैं। प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है। ज़्यादा पैसा आता है, उस पर ज़्यादा टैक्स लगता है, जिसे ब्रैकेट क्रीप भी कहा जाता है। तभी उनके पास डाक में एक और क्रेडिट कार्ड आ जाता है। वे उसका इस्तेमाल करते हैं, वह ख़त्म हो जाता है। तभी एक लोन कंपनी का आदमी आकर उन्हें बताता है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति, उनके घर की कीमत बढ़ गई है। कंपनी उन्हें एक बिल कंसोलिडेशन लोन देने का ऑफर देती है, क्योंकि उनकी क्रेडिट बहुत अच्छी है। कंपनी उन्हें यह भी बताती है कि समझदारी इसी में होगी कि वे अपने ऊंची ब्याज दर पर लिए गए कंज्यूमर लोन को उनके क्रेडिट कार्ड से चुका दें, और इसके अलावा उनके घर पर लगने वाले ब्याज से उन्हें टैक्स में छूट भी मिलेगी। वे ऐसा ही करते हैं और ज़्यादा ब्याज दर वाले क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर देते हैं। इसके बाद वे राहत की सांस लेते हैं। उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया है। अब उन्होंने अपने उपभोक्ता ऋण को होम मॉर्गेज में बदल लिया है। उनका भुगतान भी कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें अपने कर्ज का 30 साल की किश्तों में चुकाना है। समस्या से निपटने का यही स्मार्ट तरीका है। उनके पड़ोसी आते हैं, उन्हें शॉपिंग पर चलने का न्योता देते हैं। मेमोरियल डे की सेल लगी हुई है, यही तो मौका है कुछ पैसे बचाने का। वे अपने आप से कहते हैं, मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, मैं तो सिर्फ देखने जा रहा हूँ। परंतु अगर कोई चीज़ जम जाए तो उसे खरीदने की उम्मीद में वे अपने क्रेडिट कार्ड को ले जाना नहीं भूलते। मैं ऐसे युवा दंपति से हर समय टकराता हूँ। उनके नाम बदलते रहते हैं, परंतु उनके पैसे की तंगी एक सी ही रहती है। वे मेरी चर्चाओं में यह सुनने के लिए आते हैं कि मैं इस बारे में क्या कहता हूँ। वे मुझसे पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि और ज़्यादा पैसे कैसे कमाया जा सकता है? उनकी खर्चीली आदतों ने उन्हें और ज़्यादा कमाने के लिए मजबूर कर दिया है। वे इतने भी नहीं जानते कि दरअसल समस्या पैसा कमाने की नहीं, पैसा सही तरह से खर्च करने की है, और यही पैसे की तंगी का कारण है।
यह समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि उनमें पैसे की समझ नहीं होती। यह समस्या इसलिए और भी भयानक हो जाती है क्योंकि वे संपत्ति और दायित्व को फर्क को नहीं समझ पाते। मेरा मानना है कि ज़्यादातर पैसे से शायद ही कभी किसी की पैसे की समस्या सुलझती है। समस्या समझदारी से सुलझती है। मेरा एक दोस्त बार बार कर्ज में फंसे लोगों को यही सलाह देता है, अगर आपको लगता है आपने अपने आपको किसी गड्ढे में फंसा लिया है तो गड्ढा खोदना बंद कर दो। मेरे डैडी बचपन में हमें बताया करते थे कि जापानी 3 ताकतों को मानते थे, तलवार की ताकत, रत्नों की ताकत और दर्पण की ताकत। तलवार हथियारों की ताकत का प्रतीक थी। अमेरिका ने हथियारों पर खरबों डॉलर खर्च कर दिए हैं और इसी कारण वह आज विश्व में सबसे ताकतवर देश है। रत्न पैसे की ताकत का प्रतीक है। इस कहावत में कुछ तो सच्चाई है। यह स्वर्णिम नियम याद रखो, जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है। दर्पण आत्मज्ञान का प्रतीक है। जापानी दंत कथा के अनुसार यह आत्मज्ञान इन तीनों में सबसे कीमती वस्तु है। गरीब और मध्यवर्गीय लोग अक्सर धन की ताकत से नियंत्रित होते हैं। वे सुबह सुबह उठकर कड़ी मेहनत करने यानी नौकरी करने चले जाते हैं और खुद से यह तक नहीं पूछते कि क्या ऐसा करना समझदारी है। पैसे की समझ ना होने के कारण ज़्यादातर लोग पैसे की डरावनी ताकत को यह इजाज़त दे देते हैं कि वह उन्हें काबू में कर ले। पैसे की ताकत उनके विरोध में इस्तेमाल होती है। अगर वे दर्पण की ताकत का इस्तेमाल करते तो वे खुद से यह सवाल पूछते, क्या इसमें समझदारी है? बहुत बार अपनी अंदरूनी समझदारी पर भरोसा करने के बजाय लोग भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। वे कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि सभी लोग ऐसा करते हैं। वे सवाल पूछने के बजाय नकल करने लगते हैं। अक्सर वे नासमझी के कारण वही दोहराते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। इस तरह के विचार कि आपका घर आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, आपका घर आपको सबसे बड़ा निवेश है। अगर आप ज़्यादा कर्ज लेते हैं तो आपको टैक्स में ज़्यादा छूट मिलेगी। सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियां मत करो, खतरे मत उठाओ। ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए मौत से भी डरावनी चीज़ होती है भीड़ के सामने बोलने का डर। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ज़्यादातर लोग सार्वजनिक मंच पर बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि उनकी बुराई होगी, लोग बाग उनकी हंसी उड़ाएंगे, वे अकेले रह जाएंगे, सबसे कट जाएंगे और बिरादरी से अलग थलग कर दिए जाएंगे। सबसे अलग होने का डर या अकेले रह जाने का डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से ज़्यादातर लोग अपनी समस्या हल करने के लिए नए तरीके नहीं ढूंढते। इसलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी कहा करते थे कि जापानी लोग दर्पण की ताकत को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे, क्योंकि जब इंसान दर्पण में खुद को देखता है तभी उसे सच्चाई पता लग चलता है। और ज़्यादातर लोग खतरे मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे खुद डरे हुए होते हैं। यह किसी भी चीज़ के बारे में कहा जा सकता है, जैसे खेल में, संबंधों में, करियर में, धन में। इसी समाज से कट जाने के डर के कारण लोग लीक पर चलते हैं और समाज की स्वीकृत मान्यताओं या लोकप्रिय प्रवृत्ति के खिलाफ नहीं जाते। आपको घर एक संपत्ति है, बिल कंसोलिडेशन लोन लो और कर्ज से बाहर निकल जाओ। कड़ी मेहनत करो, प्रमोशन का सवाल है, एक दिन मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। पैसे बचाओ, जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो मैं एक बड़ा घर खरीद लूंगा। म्यूचुअल फंड सुरक्षित है। टिकल मी एल्मो डॉल्स अभी स्टॉक में नहीं है, परंतु मेरे पास एक डील रखी हुई है जो दूसरा ग्राहक अब तक लेने नहीं आया है। भीड़ के साथ चलने और पड़ोसियों से ऐशो आराम की नकल के कारण पैसे की बहुत सी समस्याएं पैदा होती है। कई बार हम सभी को दर्पण में देखने की ज़रूरत होती है और हमें अपने डर के बजाय अपनी अंदरूनी समझदारी से सोचना चाहिए। जब माइक और मैं 16 वर्ष के हुए तो हमें स्कूल में समस्याएं आने लगी थी। हम बुरे बच्चे नहीं थे, हम केवल अपने आप को भीड़ से अलग कर रहे थे। स्कूल के बाद और शनिवार रविवार को हम माइक के डैडी के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर घंटों तक उसके डैडी के साथ बैठे रहते जब वे अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट, ब्रोकर, निवेशकों, मैनेजर्स और कर्मचारियों के साथ चर्चा करते थे। माइक के डैडी ने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और अब वे पढ़े लिखे लोगों को रास्ता दिखा रहे थे और उन्हें आदेश और निर्देश दे रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे।
पढ़े लिखे लोग उनकी एक आवाज़ पर दौड़े चले आते थे और उनके गुस्से से डरते थे। यह आदमी कभी भीड़ के साथ नहीं चलता। इस आदमी ने खुद के दम पर सोचा और फैसले लिए। उन्हें इन शब्दों से चिढ़ होती थी। हमें इसे इस तरह से इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग इसी तरह से करते हैं। वे नहीं हो सकता से बहुत चिढ़ते थे। अगर आप उन्हें कोई काम करवाना चाहते थे तो आपको बस इतना ही कहना था, मुझे लगता है कि आप इसे नहीं कर सकते। माइक और मैं उनके साथ रहकर जितना सीखे उतना हमने स्कूल में बिताए सालों में कभी नहीं सीखा, कॉलेज में भी नहीं। माइक के डैडी के पास स्कूल की शिक्षा तो नहीं थी, परंतु उनके पास पैसे की शिक्षा थी और इसी कारण वे सफल भी थे। वे हमें बार बार बताया करते थे, एक समझदार आदमी अपने से ज़्यादा समझदार लोगों को नौकरी पर रख सकता है। इसलिए माइक और मुझे समझदार लोगों की बातें सुनने और उनसे सीखने का लाभ मिला। परंतु इसके कारण माइक और मैं दोनों ही उस सामाजिक मान्यता के साथ नहीं चल पाए जो हमारे शिक्षक हमें सिखाते थे, और इस वजह से कई समस्याएं पैदा हो गई। जब कोई टीचर कहता था अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं तो तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, तो माइक और मैं उन अपनी भौएं चढ़ा लेते थे। जब हमें घिसे पिटे ढर्रे पर चलने को कहा जाता था और नियम का अक्षरक पालन करने को कहा जाता था तो हमें यह लगता था कि स्कूली शिक्षा दरअसल रचनात्मकता का गला घोट देती है। हम अमीर डैडी की यह बात समझने लगे थे कि स्कूलों को इसलिए बनाया गया है ताकि वहाँ अच्छे कर्मचारी तैयार हो सके, ना कि अच्छे मालिक। कभी कभार माइक या मैं टीचर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी असली ज़िंदगी में क्या उपयोगिता है, या यह कि हमें पैसे के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। दूसरे सवाल का अक्सर हमें यह जवाब मिलता था कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है और अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो पैसा अपने आप मिलने लगेगा। हम पैसे की ताकत के बारे में जितना ज़्यादा जानते जाते थे, अपने शिक्षकों और सहपाठियों से उतना ही दूर होते जाते थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने कभी मुझ पर अच्छे नंबरों के लिए दबाव नहीं डाला। मुझे इस बात पर हैरत होती है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, परंतु हम लोगों में पैसे को लेकर अक्सर वाद विवाद होने लगे थे। जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरी पैसे की बुनियाद मेरे मम्मी डैडी से अच्छी हो चुकी थी। मैं हिसाब किताब रख सकता था। मैं टैक्स अकाउंटेंट्स, कॉरपोरेट अटॉर्नी, बैंकर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, निवेशकों इत्यादि की बातें सुनता था। मेरे डैडी शिक्षकों से बातें करते थे। एक दिन मेरे डैडी मुझे बता रहे थे कि हमारा घर हमारे लिए सबसे बड़ा निवेश क्यों है। इस बात को लेकर हम लोगों में बहस हो गई। जब मैंने उन्हें यह बताया कि घर हमारे लिए एक अच्छा निवेश क्यों नहीं है, आगे आने वाले चित्र से यह साफ हो जाता है कि अपने घरों को लेकर मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीब डैडी के विचारों में कितना अंतर था। एक डैडी के हिसाब से उनका घर एक संपत्ति थी, जबकि दूसरे डैडी के हिसाब से यह एक दायित्व था। अमीर डैडी का चित्र और ये गरीब डैडी का चित्र। मुझे याद है मैंने बाद वाले चित्र खींचकर अपने डैडी को कैश फ्लो की दिशा समझाने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें यह भी बताया था कि घर के साथ साथ उससे जुड़े कुछ दीगर खर्च भी बढ़ जाते हैं। एक ज़्यादा बड़े घर का मतलब था ज़्यादा खर्च, और इसका मतलब यह था कि कैश फ्लो खर्च के कॉलम से होकर गुजरता रहता है। दायित्व का चित्र कुछ इस तरह से है। आज भी लोग बाग मुझसे इस बात पर बहस करते हैं कि उनका घर संपत्ति क्यों नहीं होता। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए खुद का घर उनका सबसे बड़ा सपना होता है, इसलिए वे इसे अपना सबसे बड़ा निवेश मानते हैं। अपने घर के मालिक होने से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं इस लोकप्रिय मान्यता को देखने का एक और नज़रिया सुझाना चाहता हूँ। अगर मैं और मेरी पत्नी एक ज़्यादा बड़ा और आलीशान मकान खरीदने की बात सोचते हैं तो हम जानते हैं कि यह एक संपत्ति नहीं होगी बल्कि एक दायित्व होगा, क्योंकि इससे हमारी जेब से पैसा निकल जाएगा। तो यह रहा मेरा तर्क। हालांकि ज़्यादातर लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि घर एक भावनात्मक चीज़ होती है और जब पैसा का सवाल आता है तो भावनाएं पैसे के समझ को हरा देती है। मुझे व्यक्तिगत अनुभव से पता है कि पैसा हर फैसले को भावनात्मक बना देता है। नंबर 1,
जब घर की बात आती है तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग उस घर की कीमत चुकाने के लिए ज़िंदगी भर काम करते हैं जिसके वे कभी पूरे तरह मालिक नहीं होते। दूसरे शब्दों में ज़्यादातर लोग एक घर खरीदने के कुछ सालों बाद दूसरा घर खरीदते हैं और हर बार पहले मकान के लिए जो कर्ज वे लेते हैं उस पर उनके पास हर बार फिर से 30 साल का नया कर्ज हो जाता है। नंबर 2, हालांकि लोगों को मॉर्गेज पेमेंट पर ब्याज के लिए टैक्स में छूट मिलती है, परंतु वे उनके दीगर खर्चों के लिए टैक्स के बाद मिलने वाले डॉलरों का उपयोग करते हैं, अपनी मॉर्गेज पूरी तरह चुकाने के बाद भी। नंबर 3, प्रॉपर्टी टैक्स। मेरी पत्नी के मम्मी डैडी को धक्का लगा जब उनके घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 प्रति माह तक पहुंच गया। यह तब हुआ जब वे रिटायर हो चुके थे और इस बढ़ोतरी से उनका रिटायरमेंट के बाद का बजट गड़बड़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा। नंबर 4, घर की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अपने घर के लिए कर्ज लिया था। उन्हें $10 लाख से भी ज़्यादा का कर्ज चुकाना है, पर आज उस घर की कीमत $7 लाख से ज़्यादा नहीं है। नंबर 5, सबसे बड़े नुकसान अवसर गंवाने की वजह से होते हैं। अगर आपका सारा पैसा मकान में फंसा रहता है तो आपको ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपका खर्च चलता रहे। इस दौरान आपके संपत्ति वाले कॉलम में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। अगर एक युवा पति पत्नी शुरुआत में ही अपना पैसा संपत्ति वाले कॉलम में लगाते हैं तो उनके आगे के साल आराम से गुजरेंगे, खासकर उस समय जब वे अपने बच्चे को कॉलेज में भेजेंगे। इस दौरान उनकी संपत्ति भी बढ़ जाएगी और उनके खर्चे भी आराम से चलते रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आपका घर आपके बढ़ते हुए खर्च के भुगतान के लिए होम इक्विटी लोन का साधन बन जाता है। संक्षेप में, अपना घर खरीदने का फैसला बहुत खर्चीला पड़ता है। इसके बजाय बेहतर यह होगा कि जल्दी ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लिया जाए। किसी आदमी पर इसका असर कम से कम 3 तरह से पड़ता है। नंबर 1, समय की बर्बादी, क्योंकि इस दौरान दूसरी संपत्ति का मूल्य बढ़ गया होता। नंबर 2, अतिरिक्त पूंजी की बर्बादी, जिसे दोबारा निवेश किया जा सकता था, जबकि घर खरीदने के बाद आपको घर से सीधे जुड़े बहुत से खर्च उठाने पड़ते हैं। नंबर 3, शिक्षा की बर्बादी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग यह मानते हैं कि उनके संपत्ति वाले कॉलम में उनका घर, बचत और रिटायरमेंट प्लान आते हैं, क्योंकि उनके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं होता, इसलिए वे बिल्कुल भी निवेश नहीं करते हैं। इस कारण उन्हें निवेश का अनुभव कभी नहीं मिल पाता। ज़्यादातर लोग कभी एक समझदार निवेशक नहीं बन पाते और सबसे बढ़िया निवेश सामान्य तौर पर सबसे पहले समझदार निवेशकों को बेचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें सुरक्षित खेलने वाले लोगों को बेचते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूहा दौड़ में फंसे व्यक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है। उनके खर्च हमेशा उनकी आमदनी से ज़्यादा होते थे, इसलिए उन्हें संपत्ति में निवेश करने का मौका ही नहीं मिलता था। इसका नतीजा यह होता था कि उनके दायित्व जैसे मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड के कर्ज उनकी संपत्ति से कहीं ज़्यादा होते थे। अगला चित्र 1000 शब्दों की तरह एक कहानी बताता है। पढ़े लिखे डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि कुछ इस तरह से। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट यह दिखाता है कि वे जी जान लगाकर निवेश कर रहे थे और उन्होंने अपने दायित्वों को कम से कम रखा था। अमीर डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि कुछ इस तरह है। मेरे अमीर डैडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यह भी पता चलता है कि अमीर लोग और ज़्यादा अमीर क्यों बनते हैं। संपत्ति वाले कॉलम से इतनी ज़्यादा आमदनी होती है कि खर्च आराम से चल जाता है और कुछ पैसा बच भी जाता है। इस बचे हुए पैसे को एक बार फिर से संपत्ति वाले कॉलम में दोबारा निवेश कर दिया जाता है। संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहता है और संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहता है और इससे होने वाली आमदनी भी बढ़ती रहती है। नतीजा यह होता है, अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं। अमीर लोग और ज़्यादा अमीर क्यों होते हैं? कुछ इस तरह से चित्र से आप समझ सकते हैं। मध्य वर्ग के लोग हमेशा पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। उनकी मूल आमदनी तनख्वाह से होती है और जैसे जैसे उनकी तनख्वाह बढ़ती है, उनके टैक्स भी बढ़ते जाते हैं।
इसके साथ ही आमदनी बढ़ने पर उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं, इसलिए इसे चूहा दौड़ कहा गया है। यह लोग मानते हैं कि उनका घर उनकी मूल संपत्ति है और इसलिए वे आमदनी दिलाने वाले संपत्ति में निवेश नहीं करते। मध्य वर्ग को पैसे की तंगी क्यों होती है? आइए कुछ चित्रों के द्वारा समझते हैं, जो कि कुछ इस तरह से हैं। आज की कर्जदार सोसाइटी दो बातें मानती है। पहली यह कि खुद का घर एक निवेश होता है और दूसरी यह कि तनख्वाह बढ़ने पर खर्च भी बढ़ना चाहिए या एक ज़्यादा बड़ा घर खरीद लेना चाहिए। बढ़ते हुए खर्च के कारण परिवार ज़्यादा कर्ज में फंस जाते हैं और उन्हें पैसे की और ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है। हालांकि वे अपनी नौकरियों में लगातार तरक्की करते हैं और उनकी तनख्वाह लगातार बढ़ती जा रही है। इसी हाई रिस्क लिविंग या बहुत जोखिम भरा जीवन शैली कहा जाता है और इसका कारण यह है कि ऐसे लोगों में पैसे की समझ नहीं होती। 1990 के दशक में नौकरियों में भारी कटौती से यह पता चला कि मध्य वर्ग पैसे के मामले में कितना असुरक्षित है। अचानक कंपनी पेंशन प्लान की जगह 401 के प्लान आ गए। सोशल सिक्योरिटी निश्चित रूप से संकट में है और इसे रिटायरमेंट का सहारा नहीं बनाया जा सकता। मध्य वर्ग में घबराहट का माहौल पैदा हो गया है। आज एक अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर लोग यह बातें समझते हैं और इसलिए उन्होंने म्यूचुअल फंड खरीदना शुरू कर दिया है। निवेश में हुई बढ़ोतरी के कारण हमने स्टॉक मार्केट में इतनी तेजी देखी है। आज मध्य वर्ग भी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए नए म्यूचुअल फंड बनाते जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि वे सुरक्षा के प्रतीक हैं। औसत म्यूचुअल फंड खरीदने वाले आदमी नौकरी में टैक्स और मॉर्गेज चुकाने में, अपने बच्चों की कॉलेज की फीस के लिए पैसे बचाने में और अपने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। उनके पास इतना समय नहीं है कि वे निवेश करने की कला सीख सके, इसलिए वे म्यूचुअल फंड के मैनेजर की काबिलियत पर भरोसा करते हैं। साथ ही चूंकि म्यूचुअल फंड कई तरह के निवेश करता है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पैसा ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि यह कई टुकड़ों में बट गया है, यह डाइवर्सिफाइड हो गया है। पढ़े लिखे मध्य वर्ग का यह समूह म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स और फाइनेंशियल प्लानर्स के डाइवर्सिफाई सिद्धांत को सही मानता है। सुरक्षित रहो, जोखिम से बचो। असली त्रासदी यह है कि पैसे की समझ ना होने के कारण औसत मध्यवर्गीय लोग खतरों का सामना करते हैं। उनके सुरक्षित खेलने का असली कारण यह होता है कि उनके पास पैसे की तंगी होती है। उनकी बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं होता। उनका संपत्ति वाला कॉलम तो खाली रहता है जहां से आमदनी आती है, जबकि उनके दायित्वों वाला कॉलम पूरा भरा रहता है। सामान्य तौर पर उनकी आमदनी का इकलौता साधन उनका वेतन होता है। उनका जीवन यापन पूरी तरह से उनके बॉस पर निर्भर होता है और जब सचमुच जिंदगी में एक बार आने वाला मौका आता है तो ये लोग उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते। क्योंकि वे लोग इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वे सुरक्षित खेल खेलते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाते हैं और कर्ज के बोझ से दबे रहते हैं। जैसा मैंने इस खंड के शुरू में कहा था, सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को पहचाना जाए। एक बार आप इसमें फ़र्क समझ ले, इसके बाद आप आमदनी देने वाली संपत्ति खरीदने की लगातार कोशिश करते रहें। यह अमीर बनने की राह पर चलने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसे करते रहें और आपका संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। अपने दायित्व और खर्च को कम करने की कोशिश भी करते रहें। इससे पैसे आपको संपत्ति वाले कॉलम में आता रहेगा। जल्द ही आपकी संपत्ति वाला कॉलम इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कि आप और ज़्यादा जोखिम वाले निवेश कर सकेंगे। ऐसे निवेश जिनमें 100% से अनंत तक फ़ायदा हो सकता है। ऐसे निवेश जिनमें $5000 की रकम जल्दी ही $10 लाख या इससे ज़्यादा हो जाती है। ऐसे निवेश जिन्हें मध्य वर्ग बहुत जोखिम भरा मानते हैं। निवेश जोखिम भरा नहीं है, यह उस व्यक्ति की पैसे की नासमझी है। वित्तीय निरक्षरता है उसे बहुत जोखिम भरा बना देती है। अगर आप वही करते हैं जो सभी लोग करते हैं तो आपको यह चित्र मिलेगा, जो कि कुछ इस तरह है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक कर्मचारी होने के नाते जो घर का मालिक भी है, आपको नौकरी का पैटर्न समानते यह होता है। नंबर 1,
आप किसी के लिए काम करते हैं। तनख्वाह पर काम करने वाले ज़्यादातर लोग मालिक को या शेयर होल्डर्स को ज़्यादा अमीर बना रहे हैं। आपकी कोशिशों, मेहनत और सफलता से दरअसल आपका मालिक सफल होता है और आपको रिटायरमेंट में मदद मिलती है। नंबर 2, आप सरकार के लिए काम करते हैं। आप इसे देख पाएँ इससे पहले कि सरकार आपकी तनख्वाह में से आपका हिस्सा ले लेती है। ज़्यादातर कड़ी मेहनत करके आप सरकार को देने वाले टैक्स में बढ़ोतरी करते हैं। ज़्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं। नंबर 3, आप बैंक के लिए काम करते हैं। टैक्स चुकाने के बाद आपका सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर आपका मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाना होता है। अगर आप सिर्फ ज़्यादा कड़ी मेहनत से काम करते जाएं तो समस्या यह है कि तीनों ही मामलों में आपकी ज़्यादा मेहनत से किसी और को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आपको यह सीखना चाहिए कि आपकी ज़्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप यह फैसला कर भी लें कि आप अपने काम से काम रखेंगे, फिर भी आपको यह नहीं पता होता है कि आपके लक्ष्यों को किस तरह से निर्धारित किया जाए। ज़्यादातर लोग अपने प्रोफेशन को बनाए रखना चाहते हैं और अपनी तनख्वाह के सहारे ही संपत्ति बनाना चाहते हैं। जब उनकी संपत्ति बढ़ती है तो वे किस तरह अपनी सफलता का आकलन करते हैं। कब कोई आदमी यह महसूस करता है कि वह अमीर है, कि उसके पास दौलत है। संपत्ति और दायित्व की मेरी अपनी परिभाषाओं की ही तरह दौलत के बारे में भी मेरी अपनी परिभाषा है। दरअसल मैंने इसे बकमिंस्टर फुलर नामक व्यक्ति से सीखा है। कुछ लोग इसे नीम हकीम कहते हैं और कई लोग उसे एक जीता जागता जीनियस कहते हैं। सालों पहले सभी वास्तुविद इसलिए हैरान हो गए क्योंकि 1961 में उसने जियोडेसिक डोम के पेटेंट के लिए आवेदन किया था और उस आवेदन में फुलर ने दौलत के बारे में कुछ कहा था। पहले तो उसका ठीक मतलब समझ में नहीं आया था, परंतु उसे कई बार पढ़ने के बाद इसका मतलब समझ में आने लगा। दौलत किसी आदमी की वह योग्यता है जिसके सहारे वह आगे आने वाले इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है। यानी अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं तो मैं कितने समय तक जिंदा रह सकता हूं। यह नेटवर्थ की तरह नहीं है, जो आपकी संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर है। हर व्यक्ति को लगता है कि उसके पास जो सामान है वह बहुत कीमती है, परंतु इस परिभाषा से सचमुच सही आकलन किया जा सकता है। मैं अब आकलन कर सकता हूँ और सचमुच जानता हूँ कि आर्थिक रूप से आजाद होने के मेरे लक्ष्य के संदर्भ में कितनी तरक्की कर ली है। हालांकि नेटवर्थ में ऐसी चीजें भी आ जाती है जिनसे पैसा नहीं आता, जैसे वह वस्तु जो आपके गैरेज में खड़ी है। दौलत का सीधा सा हिसाब यह है कि आपका पैसा कितना पैसा बना रहा है और इसलिए आप आर्थिक रूप से कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। दौलत दरअसल संपत्ति के कॉलम की कैश फ्लो के दायित्व वाले कॉलम के साथ तुलना है। एक उदाहरण लें, यह कहें कि मेरे पास हर महीने में संपत्ति वाले कॉलम में $1000 का कैश फ्लो है और मेरा खर्च हर महीने $2000 है। मेरे पास कितनी दौलत है। अब हम बंकिमस्टर फुलर की परिभाषा की तरफ चले। उनकी परिभाषा के हिसाब से मैं कितने दिनों तक जिंदा रह सकता हूँ। अगर हम एक महीने में 30 दिन मान लें तो इस परिभाषा के हिसाब से मैं 15 दिन तक जिंदा रह सकता हूँ। जब मैं अपनी संपत्ति से हर महीने $2000 का कैश फ्लो हासिल करने लग जाऊंगा तो मैं दौलतमंद हो जाऊंगा। हालांकि मैं अमीर नहीं हूँ, परंतु मैं दौलतमंद जरूर हूँ। हर महीने मेरी संपत्ति से मुझे जो आमदनी मिलती है वह मेरे महीने भर के खर्च के लिए काफ़ी होती है। अगर मैं अपने खर्च को बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे इसके पहले अपने संपत्ति से आने वाले कैश फ्लो को बढ़ाना होगा। यह ध्यान रखें कि इस बिंदु पर मैं अपनी तनख्वाह पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं हूँ। मैंने संपत्ति वाले कॉलम को भरने में जी तोड़ कोशिश की थी और मैं इसमें सफल भी हुआ था, जिसके कारण मैं आर्थिक रूप से आज़ाद हो गया हूँ। अगर मैं आज अपनी नौकरी छोड़ भी दूँ तो भी मेरी संपत्ति से इतना कैश फ्लो आता रहेगा कि मेरा खर्च आसानी से चलता रहेगा। मेरा अगला लक्ष्य यह होगा कि मेरी संपत्ति से आने वाला अतिरिक्त कैश फ्लो को फिर से संपत्ति वाले कॉलम में निवेश कर दिया जाए। मेरे संपत्ति वाले कॉलम में जितना ज़्यादा पैसा आ जाता है, मेरे संपत्ति वाला कॉलम उतना ही बढ़ता रहता है।
मेरा संपत्ति वाला कॉलम जितना ज़्यादा बढ़ता है वहाँ से उतना ज़्यादा कैश फ्लो आता है, और जब तक मैं अपने खर्च को आने वाले कैश फ्लो से कम रखता हूँ तब तक मैं ज़्यादा अमीर बनता रहूँगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी आमदनी शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि दूसरे जरियों से हो रही है। जब तक पुनर्निवेश की यह प्रक्रिया चलती रहती है मैं अमीर बनने की राह तक पर तेजी से चलता रहूँगा। अमीरी की असली परिभाषा देखने वाले की निगाह में होती है। आप कभी अत्यधिक अमीर नहीं हो सकते। एक आसान सबक को याद रखें, अमीर संपत्ति खरीदते हैं, गरीब केवल खर्च करते हैं। मध्यवर्गीय दायित्व खरीदता है परंतु यह सोचता है कि वह संपत्ति खरीद रहा है। तो किस तरह मैंने अपने काम से काम रखा? इस सवाल का जवाब क्या है? मैकडोनाल्ड के मालिक की बात सुने।